उठाने वाली हूँ वो प्रश्न कुछ खास जुड़ाव रखते हैं मेरे खुद के काम से। मैं शिक्षा के काम में जुड़ी हूँ पिछले 25 वर्षों से दिल्ली में, और साथ ही पिछले 7-8 साल से एकलव्य नाम की संस्थान में फील्ड में काम कर रहे छोटे बच्चों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ भी बाल विज्ञान, बचपन, विशेष जरूरतें, इससे संबंध एक कार्यक्रम में पढ़ना, समझना, सीखना, फील्ड को समझना, इन दोनों कामों से जुड़ी हूँ। और साथ ही पिछले 7-8 साल से लगभग कुछ अनुवाद किए हैं, और कुछ अनुवादों को बतौर बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से या विकासात्मक मनोविज्ञान की दृष्टि से उनकी त्रुटियों को पकड़ा है, समझा है। तो एक अनुशासन के तौर पे वहाँ से मेरी एंट्री होती है अनुवाद में। मेरी एंट्री बतौर हिंदी के किसी प्राध्यापक के तौर पे नहीं होती है, ना मैं हिंदी की विशेषज्ञ हूँ, और शायद इतनी साफ हिंदी में 7 साल पहले बोल के नहीं पाती थी। तो जो आज मैं बातें रखना चाहती हूँ, पहली बात ये है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 30 साल पहले कुछ कार्यक्रम शुरू किए शिक्षा के, जिन्हें द्विभाषी कहा, और उन द्विभाषी कार्यक्रमों के लिए उन्होंने गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफिकेशन निकाल के बतौर करिकुलम भी जारी किया, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने पारित किया बाद में। अब उस कार्यक्रम में ये लिखा गया है कि शिक्षा के सारे कार्यक्रम द्विभाषी रहेंगे, पर ये द्विभाषी केवल एक बोलचाल के स्तर पे रह गए। तो हमारी कक्षाओं में जितने हिंदी भाषी विद्यार्थी आते रहे, उन विद्यार्थियों के पास समझ थी, समझने की भी समझ थी, लेकिन हमारे पास सामग्री नहीं थी उन्हें देने के लिए कभी भी। तो हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे थे कि कार्यक्रम को आप कह देते हैं और कोई भी स्टूडेंट टर्न अराउंड करके ये नहीं बोला कि आपने हमें संसाधन तो दिए नहीं। अब ये यहाँ मामला जस्टिस का है कि आप स्टूडेंट को ये वायदा करते हैं, और एक खास तरह के स्टूडेंट को तो आप पूरी दुनिया भर में, चाहे वो इंडिया में लिखी गई हो, डिफरेंट प्रांतों में लिखी गई हो, बाहर विदेशों में लिखी गई हो, आप ओरिजिनल रीडिंग देते हैं, चाहे उससे आप क्रिटिकल एंगेजमेंट करना चाहते हैं या कुछ भी। पर एक खास तरह के स्टूडेंट को आप कहते हैं कि मेरी कही हुई बात ही मान लो, तुम पढ़ के उससे जूझोगी कैसे, है ना? तो पढ़ के जूझना, उसके साथ उसकी आलोचना करना, वो बिना पढ़े तुम्हारे करने में। तो ये बात जब और शिक्षा कार्यक्रमों में देखनी शुरू की तो ये समझ आया कि गाइड बुक का बहुत प्रचलन है। अब शिक्षक का कार्यक्रम बहुत पेचीदा इसलिए होता है क्योंकि हम जो करते हैं, हम वहाँ पे मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं रह जाती, मुझे उसका प्रभाव स्कूली शिक्षा में देखना है। तो मेरी जिम्मेवारी बहुत हद तक बढ़ती चली गई। अब समाज विज्ञान में जब हम साइकोलॉजी की नज़र से आते हैं तो बाल मनोविज्ञान आधार बनता है शिक्षा का या शिक्षा के भी 4 आधारभूत स्तंभ माने गए हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है और मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान का एक खास तरह का संरचना में है। तो ये जो सवाल मैं आज उठाने वाली हूँ, ये केवल मनोविज्ञान के सवाल नहीं है, ये शिक्षा के मनोविज्ञान के सवाल है, और हमारे संदर्भ में ये सवाल बहुत कम उठाए गए हैं। ये सवाल दोबारा बार सामने आए जब 20-30 सालों से फील्ड पे काफ़ी छत्तीसगढ़ के लोग या झारखंड के लोग या मध्य प्रदेश के ही लोग आते हैं, फील्ड की संपूर्ण समझ लाते हैं, पर उनके पास शब्दावली नहीं होती। तो बहुत बार हम उनसे सिद्धांत की बात करना शुरू करते हैं, पर फील्ड की समझ से ही वो यूरोप के या रूस के किसी भी सिद्धांतकारी को विध्वंस कर देते हैं। हमें क्रिटिक तक, आलोचना तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अपनी संदर्भ में वो समझ कैसे बनी, वो अपनी वो फील्ड की समझ से, बच्चों के साथ अंतःक्रिया से हमारे सामने ले आते हैं। तो ये भूमिका बांधने के बाद मैं अपनी बात रखना शुरू करती हूँ। मैं खासकर अनुवाद से जुड़ी बातें ही आज करूँगी। कल एक
बस सर ने शब्द कहा स्कैफोल्डिंग और हमें समझ नहीं आया, क्योंकि स्कैफोल्डिंग का उद्गम रूसी नहीं है, स्कैफोल्डिंग का उद्गम भी यूरोपियन है, ब्रूनर से आया। तो एक खास तरह के विषय को जब हम समझने की कोशिश करें तो हमें वापस जाना पड़ता है समझने के लिए कि वाइगॉट्स्की एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र के स्टूडेंट थे, ब्रूनर आर्किटेक्चर एस्थेटिक्स से संबंध रखते थे। तो उन्होंने शिक्षा में जो शब्द या मनोविज्ञान की शिक्षा में जो शब्द लाए वो शब्दावली अपने काम से लेकर आए। ये समझ बतौर हमारे अनुवाद में कैसे दिखे, तो हम क्या स्कैफोल्डिंग को मचानीकरण कह दें, कल ये सवाल उठा था और इस पर छोटी सी बहस की थी, इस मंच पे ये बहस हुई थी। मेरे जो सवाल हैं वो थोड़े और पेचीदे हैं और थोड़े बुनियादी भी हैं। मुझे इन सवालों में परेशानी होती है, मैं इन सवालों को यहाँ रख रही हूँ। पहला सवाल जो मुझे लगता है आधारभूत स्तर पे गड़बड़ है वो है खेल को समझने का। अगर मुझसे कोई पूछे कि आप एक वयस्क और एक बच्चे के बीच में फर्क क्या बताते हैं, तो मेरे हिसाब से वो खेल ही होगा। एक बच्चा अपनी मर्जी से खेल में जुड़ता है, फ्री विल से जुड़ता है, उसके पास बिल्कुल स्वतंत्रता होती है कि उस खेल को क्या स्वरूप दे, क्या करना चाहता है उस खेल के साथ। हमारे अपने संदर्भ में खेल के जो मायने उभरे हैं वो बहुत विस्तार लिए हैं। उनमें शब्द हैं, जैसे आप शब्द समझेंगे तो वो उसमें हम कहेंगे लीला, उल्लास, विलास, विहारा, विनोद, मोद, प्रमोद, उत्सव, स्पंद। लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं और उसको केवल खेल कह देते हैं तो 1, 2 से 3 वर्ष के बच्चे को, जिसका टॉडलर शब्द का इस्तेमाल जिसका किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, उसका भी पहले तो हमारे पास टॉडलर का भी कोई हिंदी में बराबर का शब्द नहीं, पर ये प्रश्न शब्दावली का नहीं है, ये प्रश्न कोटि का है। और मुझे ये कोटि के प्रश्न ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि आपने खेल को जब सिर्फ खेल कह के छोड़ दिया तो आप उसे क्रीड़ा तक भी नहीं ले गए और उसका विलास तो आप खो ही गए, है ना। और जिस संदर्भ में वो उभरता रहा वो शब्द शब्दावली भी कहीं लुप्त हो गए। तो पहली परेशानी मुझे ये शब्दावली से ज़्यादा कोटि की शब्दावली की तो परेशानी है, उसे हम प्ले कहेंगे। तो जब मैं किसी पियाजे वाइगॉट्स्की को खेल के संदर्भ में शिक्षा के लिए अनुवादित कर रही हूँ तो मैं प्ले का इस्तेमाल करूँ, पर जब मैं अपने संदर्भ में कर रही हूँ तो क्या मैं अन्य शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हूँ, ये परेशानी। और उस तरह की शिक्षा में अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को कैसे दूँ कि वो भी शब्दावली का केवल उस खेल के सीमित मायने में ना लेके एक बहुत विस्तारीकरण ले समझें, क्योंकि खेल आधार बनता है हर तरह के संज्ञान का, खेल आधार बनता है जीवन का, खेल आधार बनता है डिवाइन कॉन्शियसनेस का भी। तो वो विस्तारीकरण हम अनुवाद जैसे काम में कैसे लेकर आए। दूसरा, अब हम अगर देखें तो ये पहली बात जो मैंने कही कि हमारे संदर्भ में जो देशज समझ है, जो इंडिजिनस समझ है, उसमें खेल के विस्तृत मायने हैं जो कि मनोविज्ञान में नहीं है, मनोविज्ञान में, विकासात्मक मनोविज्ञान में भी नहीं है, सो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में भी नहीं है। जब हम कार्ल ब्रूक्स की समझ देखें, जहाँ वो प्ले ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं या ह्यूमंस की बात करते हैं और खेल को आधारभूत बात मानते हैं एक मानव होने का। सिमिलरली हम वाइगॉट्स्की की टर्म उठाएं, मानसिक उपकरण, मेंटल टूल्स की समझ वो देते हैं, तो वो टूल्स केवल उपकरण नहीं है, वो एक खास तरह की शब्दावली है। हमारे पास उसकी भी वो एक विस्तार लिए शब्दावली है, हमारे पास उसकी शब्दावली नहीं है। पर क्या हम मनोवैज्ञानिक उपकरण जैसे शब्द को इकट्ठे लिख दें या उसे टूल ही कह दें? तो मुझे हर बार लगता है कि उसको अंग्रेजी भाषा में लिख देना शायद रहेगा। तो पहला सवाल ये कोटि का सवाल आता है
इसी कोटि के सवाल के साथ एक बहुत और सवाल जुड़ा है, वो है एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं, ये वो है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो लातीनी शब्द है एडोलेसियर से आया, और उसका मीनिंग ये है कि आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट विकास धीरे धीरे होता है। हमारे संदर्भ में हम किशोरावस्था कहते हैं और ये वेद उपनिषद से आया। जिस मिनट में रुख के एडोलेसेंस को उस मायने से हट के अवस्था के मायने में लाती हूँ तो उसके सारे मायने बदलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एडोलेसेंस के साथ पीछे बैठ के उसकी पीठ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस, तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, वो सब भी चढ़ के आता है उस शब्द के साथ। पर हमारे यहाँ एक तरह का अगर हम माने किशोरावस्था, और किशोरावस्था में अगर तनाव की स्थिति माने तो वो मशीनीकरण की बात आई, वो शहरी संदर्भों में उभरी, और सारे शोध यही बताते हैं कि खास तरह के संदर्भ में इस शब्दावली का इस्तेमाल किया। पर क्या सभी अनुवादों में इतनी आधारभूत शब्द जिसे कहते हैं एडोलेसेंस, क्या मैं उसे एडोलेसेंस रहने दूं या मैं उसे एक अवस्था पे ले जाऊं जो कि एडल्ट चाइल्ड कंटिन्यूम, बचपन से लेकर वयस्क होने तक एक समरूपी तौर से देखा गया है। तो एक बहुत बेसिक लेवल में इन दोनों में काफी अलगाव दिखता है। इन दोनों में अपने आप में, इन दोनों शब्दावलियों में बहुत उद्गम की वजह से दोनों की कोटियां ही अलग हैं। एक को हम स्टेज मान रहे हैं, अवस्था मान रहे हैं, दूसरे को हम केवल बदलाव मान रहे हैं, और वो बदलाव भी ऐसा बदलाव जो कि वयस्कों और बच्चों के बीच में काफी तनाव लेकर आता है। तो वो शब्द बहुत लेदन शब्द है। तो क्या मैं हिंदी में एडोलेसेंस लिखूं? अब एडोलेसेंस के बाद सिंपल सवाल ये है कि क्या एडोलेसेंस शब्द ट्रांसलेटेबल है? क्या वो अनुवाद करनी है? क्या मैं उसका अनुवाद कर ही सकती हूँ? तो ये सवाल मैं सभा के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक तरह की असत्य उपमा होगी जब मैं एक फॉल्स एनालॉजी प्रस्तुत करूंगी एडोलेसेंस और किशोरावस्था के बीच। सिमिलरली अब ये केवल शब्द या कोटि या मैं एक ट्रांसलेशन में इसको अपना कह दूं, यहाँ तक सीमित नहीं है। बात अब यहाँ बढ़ती चली जाती है जैसे ही हम कोटि बनने की बात करते हैं, क्योंकि कोटि का इस्तेमाल शोध में होगा, कोटि का इस्तेमाल पढ़ने लिखने में होगा, कोटि का इस्तेमाल सामान्य समझ में होगा, कोटि का इस्तेमाल हमारी मैगजीन्स में जाएगा। तो अब होने क्या लगा कि लगभग 1950 से लेके 1990 तक के दशक के काफ़ी शोध जो अक्रॉस इंडिया हुए हैं उनको खोलकर मैंने देखा, और उन सभी शोधों में किशोरों की बातें किस तरह से आई मैं वो जरा आपको पढ़ देती हूँ। तो ये डायरेक्टली आई कि जो एडोलेसेंट है वो एडजस्ट नहीं कर पाते, और ये खासकर अर्बन एडोलेसेंट बॉयज होते हैं, ये डिलिंक्वेंट होते हैं, विवादी होते हैं। उनका पर्सनालिटी प्रोफाइल पढ़ना समझना ज़रूरी है, खासकर उनका जिनको किसी संस्था में भर्ती कर दिया जाता है। 1960 में लगभग ऐसे 7 PhD शोध हमारे देश में हुए, और इस तरह के शोध उसके बाद लगातार होते चले गए। फिर कंपैरिजन आई डिलिंक्वेंट और नॉर्मल बच्चों के बीच में, और ये डिलिंक्वेंट अक्सर अर्बन एडोलेसेंट बॉयज ही थे। तो अब एडोलेसेंस के साथ उस शब्दावली, उस कोटि के साथ पिगी बैक बैठ के ये पूरी संरचना आ गई हमारे पास, और ये संरचना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ अलगाव होगा। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम यहाँ नहीं रुके, तो मनोविज्ञान में कुछ शोध हुए जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए, और कुछ शोध शिक्षा में हुए जो मनोविज्ञान से जुड़े थे। तो दोनों ही तरह के शोधों में हम ये चीजें देखी। फिर आया डिलिंक्वेंट ट्राइबल बॉयज। फिर इस तरह की सोच आने लगी कि ट्राइबलिज्म या आदिवासीकरण को बैकवर्डनेस से जोड़ना शुरू किया, और एजुकेशन में बैकवर्ड का मतलब प्रोग्रेस के विपरीत में, जिस तरह वो डेवलपमेंट
कक्षा कक्ष में इसके मायने बहुत 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 बढ़ जाते हैं। तो जब एक शिक्षक या एक शोधकर्ता इस शब्दावली को लेकर आगे बढ़ता है तो उसकी शोध के मायने बदलने लगते हैं। तो अब एडोलसेंट क्या बन गया, जब वो भारत में आया वो एक तरह का सामाजिक तनाव बन गया, वो एक सोशल एंजाइटी बन गया, उसके मायने बदलते चले गए। तो कोटि के मायने शब्द के सहारे बैठकर आए और उसके मायने आगे बढ़ के अलग अलग स्वरूप लेने लगे। ऐसी एक स्थिति आती है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गई, 1980 के दशक तक मैल एडजस्टमेंट, डिलिंक्वेंसी, फ्रस्ट्रेशन, इंटॉलरेंस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, इमोशनली डिस्टर्ब्ड, सोशली डिसएडवांटेज्ड, morally underdeveloped and developed, scheduled class adolescent, deviant, neuroticism से की कैटेगरीज ऐसी आई जो एडोलेसेंस से जुड़ती चली गई हमारे संदर्भ में। तो अब लेखन में पाई तो हम टी सरस्वती का लिख पाते हैं जहाँ वो कह रही हैं इस धारणा को तोड़ती हैं, पर देश के कोने कोने तक फिर वो रिसर्च नहीं पहुंची क्योंकि खास तरह की अंग्रेजी में लिखी गई थी। इसी तरह की ट्रांसलेशन हम बचपन के संदर्भ में पाते हैं, बचपन और बाल्यावस्था में फर्क। तो इसमें मैं और गहराई तक नहीं जाऊंगी। अब एक जो छोटी छोटी चीजें जैसे स्कूल रेडीनेस, अब क्या इसे स्कूल के लिए तत्परता कहेंगे या इसको स्कूल से जुड़ी तैयारी या तैयार। तो शब्द जो हैं वो बांधते चले जाते हैं आपको सीमाओं में और उन सीमाओं में आप खो जाते हैं। ये बात खत्म करने के बाद मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट जो मैं पेश करना चाहती हूँ वो आर्ग्यूमेंट इस बात से जुड़ा है कि हमने बहुत से ग्रंथों की यहाँ बात सुनी और हमने कहा कि हमारा संदर्भ अंडर रिसर्च है, जो कि है भारतीय बचपन की समझ पाने के लिए हम कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों पर जाते हैं और उसके बाद हमें काफ़ी कम सामाजिक इतिहास से स्रोत मिलते हैं या हम मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी की कुछ रिसर्च को उठा के, कुछ शोध को उठा के बचपन की समझ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब इन ग्रंथों पर जब हम काम करना शुरू करेंगे तो अनुशासन इससे कैसे टकराव लेगा, जिस तरह बाकी विषयों पर भी बात हुई, यहाँ अगेन वो एनाक्रोनिस्टिक थिंकिंग की बात आएगी जो आज की कैटेगरी है। हम आज जिस तरह बचपन को देखते समझते हैं जो कि एक आधुनिक या परा आधुनिक बचपन है, उस बचपन की कैटेगरी को हम उस पुराने ग्रंथ पे लगाएंगे, जबकि 200 साल से पहले बचपन की ये कोटि इस रूप में इस तरह से थी ही नहीं। तो अब हम मेरे जैसे व्यक्ति जो हैं जो मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान करते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान करते हैं, मैं इस तरह की असंगति से कैसे बचूं? क्योंकि इतिहासीकरण जब भी करेंगे और अपना देशज ज्ञान का इतिहास बनाएंगे तो इस लॉजिकल फैलेसी में अटकते चले जाएंगे। तो सामाजिक फॉर एग्जाम्पल अगर कुमारस्वामी के बालकांड को पढ़ें वर्सेस एक रिसर्चर ने अभी गीता प्रेस में छपे बचपन पे अध्ययन किया, तो उन दोनों में आप देखेंगे कि कोटियों का सवाल बार बार उठ के आता है और फिर उस ग्रंथ में लिखी शब्दावली को आप देशज भाषा में बनाएंगे और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास उल्टी लॉजिकल फैलेसी भी आती है। तो जो ये यहाँ पे मैं तर्क देना चाहती हूँ कि ये एक बहुत पेचीदा मामला इसलिए हो जाता है कि केवल शब्दावली का मामला नहीं, ये कोटि का मामला है और ये कोटि हमारे समाजीकरण में, शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में, नीतियों में हमारी सामान्य समझ पे बैठ के हमारे साथ चलती है। तो जितने भी हमने सामाजिक मानक बनाए हैं परिवार के बारे में, उन सब में इस तरह की समझ घुसती चली जाती है। इसके साथ एक और मुद्दा है, अब तो ये शब्दावली और कोटि के मुद्दे के साथ ये मुद्दा एक पर्सपेक्टिव का मुद्दा है। पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण का मुद्दा कैसे हुआ कि समय के साथ कोटियाँ बदलती गई। अब बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, पिछले 30 साल में हमारे ही देश में RPWD एक्ट आया और खास तरह से इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, हैंडीकैप की भाषा बहुत सिंपल तरीके से बदलती चली और वो बदलाव बहुत ज़रूरी था। अब लेख जो
अनुवाद कर रहे हैं, पहले तो ट्रांसलेटर जो अनुवादक है उसे इस बदलाव का ज्ञान होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव कैसे बदला। WHO की आने की समझ के बाद और हमारे देश के उसके एक्सेप्ट करने की समझ के बाद वो पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है। अगर एक अनुवादक लिखते हैं कि ऑटिज्म को वो ट्रांसलेट कर रहे हैं और बार बार लिख रहे हैं ऑटिज्म से शिकार व्यक्ति, अब ये निश्चय ही एक पर्सपेक्टिव का मामला है, केवल शब्दावली का मामला नहीं। क्योंकि 1980 के लेख में आप उसे लिख सकते हैं ऑटिज्म से शिकार व्यक्ति, पर 2023 में आप नहीं लिख सकते। तो ये पेचीदगी समझना एक अनुवादक के पास और एक अनुशासन से जो उस अनुवाद को जांच रहा है, ये पेचीदगी एक अहम मुद्दा लगती है मुझे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला ऑटिज्म से शिकार बच्चा, ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चा या ऑटिज्म का सामना करने वाला बच्चा, तो बात हम वही कह रहे हैं, पर पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण बदल गया। हाई इंसिडेंस डिसेबिलिटी इसको कैसे कहेंगे? क्या हम गंभीर अशक्तता वाले व्यक्ति कहेंगे या ज़्यादा पैमाने पे देखे जाने वाली अक्षमता? तो अशक्तता और अक्षमता की शब्दावली में भी आप घूमते चले जाते हैं और ये पर्सपेक्टिव का सवाल है। लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, इन सब में अगर हम अनुशासन से इंटर करें, और मैं जानती हूँ कि यहाँ मनोविज्ञान के व्यक्ति नहीं है, तो एक डायग्नोस्टिक मैनुअल आती है जिससे इसकी शब्दावली लगभग हर 10-20 साल में बदल जाती है। तो हाल ही में DSM-5 जो आया और उसमें क्लियरली डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी के मायने, डिफिकल्टी के मायने बदल गए। अब हम अनुवाद कर रहे हैं 2000 या 2005 के दशक की लिखी हुई कोई चीज़ का, चाहे वो भारतीय संदर्भ में लिखी गई हो चाहे किसी और संदर्भ में, पर जब आप अनुवाद 2023 में करें, क्योंकि ये बाद में हुआ अनुवाद है, तो आप इस पर्सपेक्टिव को कैसे लाएंगे? आप इसकी फुटनोटिंग करके स्टूडेंट के लिए डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, वो और बोधगम्य नहीं रहेगा बच्चे के लिए, या आप आज की शब्दावली इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे लिए ये परेशानियाँ बहुत अहम परेशानियाँ रही, क्योंकि हमें नहीं लगता कि विकार जैसा शब्द, मुझे नहीं, हमारी जो टीम है, विकार जैसा शब्द कभी अक्षमता की मीनिंग को पकड़ पाएगा। अक्षम अपने आप में, अक्षम भी एक अच्छा भला शब्द नहीं लगता, पर डिसेबिलिटी को आप लिखेंगे ही कैसे? तो ये कुछ 3-4 आर्ग्यूमेंट हैं जो मैं अनुवाद करते समय मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में हमारे सामने आए, जिन्हें मैंने आपको संक्षेप में प्रस्तुत